टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ जाइंट आईटी फर्म जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है विप्रो लिमिटेड, जिसको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। हमें पता है विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, दीज आर द फोर बिग प्लेयर्स ऑफ इंडियन आईटी मार्केट। मार्केट कैप की बात करते हैं तो एक लार्ज कैप कंपनी है, मोर देन 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। अपने हाई से लगभग अभी 47% डिस्काउंट पे है। जी हाँ, लेकिन मैंने इससे पहले भी देखा है लगभग 35, 40, 45% ये पहले भी गिर चुका है। ऐसा नहीं कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम हो रहा है विप्रो के, जो कि 45, 47% डाउन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा घबराने वाली बात है। हालांकि हाँ, ऊपर से कोई स्टॉक अगर 30-40% गिरता है तो ऑब्वियस सी बात है ये उसके लिए कंसर्न है। लेकिन इसके अलावा भी हम देखते हैं अच्छे प्लेयर जैसे एलटीआई वगैरह है, तो वो भी ऊपर से लगभग 40% के आसपास गिरे हुए हैं। तो आई डोंट थिंक कि कोई ज़्यादा यहाँ पे मेजर इशू है। हालांकि क्वार्टर रिजल्ट्स की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा ही इम्पैक्ट है, इतना ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट 20-40% गिर गया है जिसकी वजह से मार्केट ने इसको गिरा दिया ऊपर से 20-30-40%। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक का पी वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है 18 का। एज ए डिस्क्लोजर मैं आपको बता दूं, मैंने विप्रो में अभी तक कोई पोजीशन नहीं बनाई है। नहीं बनाने के 3-4 रीजन है, क्योंकि टीसीएस मेरे पास अभी अच्छा खासा रखा हुआ है। 3% मेरे पास टीसीएस है। 3% ऑब्वियस सी बात है। टीसीएस की मार्केट कैपिटलाइजेशन का नहीं, प्रभु चाहेंगे तो ऐसा दिन भी आएगा। टीसीएस अपने पोर्टफोलियो का, यानी मेरे पोर्टफोलियो का, सपोज मेरा 1 CR का पोर्टफोलियो है तो मैंने उसमें 3 लाख के टीसीएस लिए हुए हैं। मोर देन 3% इनफैक्ट 3% से ज़्यादा टीसीएस है, इम्फेसिस है, थोड़े बहुत एचसीएल है, 1-2 आईटी कंपनी और है। विप्रो मैंने अभी तक ऐड नहीं करा है। सेकंड रीज़न है कि मुझे टीसीएस इससे ज़्यादा बेटर कंपनी लगती है, जो कि ऊपर से अभी हालांकि गिरी तो कम है, लगभग 22-25% केवल वो गिरी हुई है ऊपर से। लेकिन टीसीएस का मुझे ठीक लगता है परफॉर्मेंस। इसका यूएस से ज़्यादा रेवेन्यू आता है, लगभग 40-45%, एंड टीसीएस का वहाँ पे केवल 20-25% आता है। क्योंकि हम देख रहे हैं यूएस में काफ़ी कंसर्न है, उसकी वजह से सारा ही आईटी देखेंगे हम अच्छा खासा गिरा हुआ है ऊपर से। सेकंड मेजर रीज़न है कि मेरे पास पोर्टफोलियो में भी 40 शेयर्स है, मैंने अभी जस्ट देखा है, जो कि एक टाइम पहले आई थिंक 2018-19 में मेरे पास 100+ शेयर्स होते थे। उसको धीरे धीरे मैंने 2021 तक काट के 50 के आसपास किया है, अब उसको मैं 40 तक लाया हूँ। तो मैक्सिमम मेरे हिसाब से 40-50 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। अगर आपका जो पोर्टफोलियो है 50 लाख टू 1 CR है, अगर ऑब्वियस सी बात है 10-20-50 करोड़ है तो आप उसमें थोड़े एडिशन कर सकते हो, 70-80-100 एज पर योर माइंडसेट। तो मैंने भी इसमें ऐड नहीं करा है। और ऑब्वियस सी बात है, थर्ड रीजन है जो कि एक अच्छा खासा रीजन है सभी रिटेल इन्वेस्टर के पास, कि हमारे पास कैपिटल लिमिटेड है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे पास 10 रुपये है तो 10 रुपये से मैं 2, 3, 4, 5 कंपनी खरीद पाऊंगा। मैं 10 रुपये से 10 या 15 कंपनी खरीदूंगा। आई डोंट थिंक इट इज़ अ गुड डिसीजन। कमिंग टू द टॉपिक, वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पे मेरी कोशिश रहती है वीक में एक वीडियो आपके साथ में शेयर करूँ जहाँ मैंने अपनी पोजीशन बनाई है। क्योंकि विप्रो काफ़ी डाउन हो गया ऊपर से, मेरी अभी पोजीशन तो नहीं बनी है। हालांकि 400 के नीचे मेरा इसमें लगता है कि थोड़ी पोजीशन बनानी चाहिए। अगर थोड़ा और यहाँ से 5-10% करेक्ट होता है तो आई विल ट्राई टू मेक पोजीशन, एंड आई विल ऑल्सो शेयर माई वीडियो हेयर ऑन यूट्यूब चैनल। ROE एंड ROC काफ़ी अट्रैक्टिव है, 21 एंड 20 का। कोई प्लेजिंग की दिक्कत नहीं है। मेरे को एक चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आती है कि आईटी कंपनी, लार्ज कैप कंपनी यहाँ पे कर्जा लेके थोड़ा बहुत क्यों चलती है। 20,000 करोड़ का डेट है, जबकि हाथ में इनके 10,000 करोड़ है। एंड रिजर्व्स की बात करते हैं तो अच्छा खासा रिजर्व है, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़ का रिजर्व्स है। तो अपना रिजर्व ये लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, फालतू में 20,000 करोड़ का डेट ले रखा है। 10% भी हम लगाएंगे तो 200 करोड़ के आसपास का इनका इंटरेस्ट का खर्चा रहता है। वो क्यों देती है, वो शेयर होल्डर्स के पास जाने दो। ऑल दो उनका मैनेजमेंट का अपना माइंडसेट है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैनेजमेंट की सैलरी भी मैं आपको बताऊंगा जो मुझे काफ़ी ठीक लगती है, कोई ऐसी बात नहीं है। केवल एक वहाँ पे डायरेक्टर है जिन्होंने 80 करोड़ की सैलरी ली हुई है। अजीम प्रेमजी की सैलरी केवल वहाँ पे 1 CR है। लगे हाथ मैं आपको दिखा देता हूँ मैनेजमेंट की सैलरी। ये हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 की। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारा ही जो प्राइस है वो मिलियंस में है, मार्च 31, 2022। यहाँ पे अगर हम देखेंगे डायरेक्टर है थायरी डेलापोर्टे, मुझे नहीं पता है मिस्टर है मिसेज है, आपको चाहो तो ऊपर देख सकते हो, यानी एनुअल रिपोर्ट में इनकी सैलरी 80 करोड़ है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा लगी है। एक इंडिविजुअल की सैलरी 80 करोड़। और वहीं पे हम अजीम प्रेम जी की सैलरी देखते हैं तो वो केवल है 10 मिलियन, यानी केवल 1 करोड़ रुपए। तो ये काफ़ी पॉजिटिव है। ऑब्वियस सी बात है, उनके यहाँ पे खर्चे लिमिटेड है, वो मोस्टली अपना चैरिटी में ही बिलीव करते हैं। तो केवल 8 लाख रुपए की मंथली सैलरी ले रहे हैं, जो कि काफ़ी रिजनेबल है। और वहीं पे अगर हम देखते हैं
टोटल सैलरी मैनेजमेंट की तो लगभग वो 106 करोड़ के आसपास आता है। अगर हम इस सबको ऐड करेंगे 106 करोड़, जो कि प्रॉफिट इसका देखते हैं मैनुअल लगभग 1200 करोड़ के आसपास है। उसका 10% हम उठाते हैं 12,000 करोड़ के आसपास है, सॉरी, तो 1200 करोड़ आता है। तो 1200 करोड़ में से 105 106 करोड़ की सैलरी ओके सैलरी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम आ जाते हैं इसके 1 ईयर चार्ट पे। तो 1 ईयर में इसने अपने शेयर होल्डर्स के वेल्थ को ड्रास्टिकली डिस्ट्रॉय किया है। जी हाँ, ड्रास्टिकली डिस्ट्रॉय, लगभग 50% डाउन है। यहाँ पे अगर जो 700 के आसपास इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं तो 5 ईयर्स में अगर हम इसका प्राइस देखते हैं तो 220 से अभी लगभग 400 के अराउंड है। तो लगभग 80-90% का रिटर्न दे चुका है पिछले 5 ईयर्स में, जो कि एक हेल्दी रिटर्न है। 10 ईयर्स की बात करते हैं, 10 साल पहले लगभग 137 रुपये का शेयर था, अभी 400 के आसपास है। तो 13-39 लगभग 250% प्लस का इसने रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में, जो कि ओके रिटर्न है। कोई ऐसी बात नहीं है कि 10 साल में इसने एफडी के बराबर रिटर्न दिया है, एफडी से लगभग 2.5 गुना ज़्यादा ही रिटर्न दिया है इसने। अब यहाँ पे आपको नोट करने वाली बात क्या है कि ये जो गिरावट है ये भी लगभग 35-40% की गिरावट है, और ये जो गिरावट है ये भी 45% की गिरावट है। एंड वहीं पे अब ये गिरावट हम देखते हैं तो ये 47% की गिरावट है। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ये इतना शेयर गिरा है, ये क्योंकि हाथी शेयर मुझे लगता है आईटीसी है, हालांकि अब आईटीसी तो हाथी भाग चुका है, विप्रो हो गया, एलएनटी हो गया, ये सब हाथी शेयर मुझे लगते हैं, तो इसलिए यहाँ पे पोजीशन में नहीं बनाता हूँ। हालांकि आईटीसी भी अच्छे खासे मेरे पास शेयर थे 2-2.5%, जो कि मैंने 270 के अराउंड सारे सेल कर दिए, हालांकि वो 350 के आसपास भी गया था। तो कोई बात नहीं, हमने अपने हिस्से का पानी पी लिया। अब पानी पीने के बाद महासागर का पानी दूसरे लोगों के लिए छोड़ दो। अगर आप महासागर का सारा पानी पीने की कोशिश करोगे तो आप पी तो बिल्कुल नहीं पाओगे, लेकिन उसमें डूब जरूर जाओगे। पी वैल्यूएशन देखते हैं तो एवरेज पी वैल्यूएशन के आसपास ही है, जो कि 16 का आता है, अभी भी लगभग 18 के अराउंड है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत शेयर चला हुआ है या बहुत ऊपर से पी वैल्यूएशन काफ़ी डाउन हो गया है तो हमें डाउट लगेगा शेयर में। टीसीएस का वहीं पे हम देखते हैं, पी रिवैल्यूएशन लगभग 29 का है, इन्फोसिस 27, विप्रो एंड एचसीएल दोनों भी साथ के चल रहे हैं लगभग 19 के अराउंड। क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो 2600 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट आया है, जो कि पहले 3000 करोड़ के आसपास होता था। हालांकि अगर क्वार्टर की बात करेंगे तो 4-5% यहाँ पे इंक्रीज है। टॉप लाइन की बात करते हैं, टॉप लाइन भी बढ़ रहा है पिछले 3-4 क्वार्टर से, लास्ट क्वार्टर में भी लगभग 4-5% का यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करते हैं नेट प्रॉफिट पिछले कुछ हम 5-6 क्वार्टर से, तो देखेंगे 3000 करोड़ के आसपास ही आता था ये नेट प्रॉफिट, उसके मुकाबले 2500 रहा, देन 2600 रहा। इसकी वजह से शेयर प्राइस में हमें 47% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। जी हाँ, ये मेन वजह है। अब ऐसा क्यों है, अगर हम इसके खर्चे को देखते हैं तो खर्चा आया इसका 18,605 करोड़। हमें पता है आईटी सेक्टर में रिटेंशन का इशू चल रहा है, वहाँ पे हमने सुना था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम यहाँ पे अप्रेजल देखेंगे एम्प्लॉयज का। तो मुझे समझ नहीं आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर कोई कंपनी कैसे अप्रेजल दे सकती है। रिटेंशन इज अ बिग इशू फॉर आई टी कंपनी, कुछ टाइम पहले था, अभी धीरे धीरे मामला थोड़ा सॉर्ट आउट हो रहा है। तो लेट्स सी आगे कैसा रहता है। तो अगर हम खर्चा भी देखते हैं 18,600 करोड़, जो कि पिछले ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। देखेंगे हम 12,000 करोड़ के आसपास होता था, देन 17,000, देन 18,000 करोड़। मार्जिन देखते हैं 17% का है, जो कि लगातार डिक्रीज हो रहा है। 21, 2018, 17, जो कि पहले भी लगभग 21-20 के आसपास होता था। बीच में तो ये हालांकि 25-26% भी चला गया था, जब हमने शेयर प्राइस देखा था लगभग 600-700 चला गया था। तो जो भी यहाँ पे रिजल्ट्स होते हैं, जो उनका मार्जिन है, जो टॉप लाइन है, जो डाउन लाइन है, प्रॉफिट है, उसी को रिफ्लेक्ट करेगा शेयर प्राइस। ऑब्वियस सी बात है, टॉप लाइन यहाँ पे बढ़ा है लेकिन डाउन लाइन यहाँ पे नहीं बढ़ा है, मार्जिन डिक्रीज हुए, तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस भी वहाँ पे डिक्रीज होगा। मैं यहाँ पे केवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके ही यहाँ पे पसंद करता हूँ, या तो फिर स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ 2-4-10 दिनों की ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग आज की डेट में बिल्कुल भी ठीक नहीं है मार्केट के लिए। बोनस टिप की मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमें ऐसे शेयर को ही मार्केट से लेना चाहिए जहाँ पे हमें अपना बिलीव है। जैसे विप्रो, टीसीएस में मुझे लगता है टीसीएस लेना चाहिए, तो टीसीएस ले रखा है, भगवान की दुआ से वहाँ पे 1-2% का प्रॉफिट ही है। अगर विप्रो हमारे पास होता तो अच्छा खासा वहाँ हमें डाउनसाइज देखने को मिलता अपने शेयर प्राइस में। सेकेंड थिंग कि अपने पोर्टफोलियो में आप उसी पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, उसी शेयर को खरीदिए जो पैसा आप आगे आने वाले टाइम 1-2-3 साल रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने कोई शेयर खरीदा केवल उसको 1 महीना रख सकते हैं, या 10 दिन या 15 दिन रख सकते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे आपका पैसा लूज ही होने वाला है।
तो बोनस टिप की बात करें, जो आपका स्पेयर पैसा है उसी को आप मार्केट में लगाइए 1, 2, 3 या 5 सालों के लिए। 5 साल के लिए लगाएंगे तो मैं हमेशा कहता हूँ लूजिंग मनी इन स्टॉक मार्केट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। 5 साल के लिए आप किसी 20 बड़ी कंपनी में पैसा लगा के चलोगे, मजाल नहीं है, आप स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो मुझसे कि वहाँ पे पैसा आपका डूब जाए। जी हाँ, ऐसा नहीं कि 5 साल में आप एक ही कंपनी में लगा दिया सारा पैसा। अच्छी कंपनी भी यहाँ पे 2, 4, 5 सालों के लिए बैठ जाती है। आईटीसी, रिलायंस के साथ हमने ये देखा हुआ है, एल&टी के साथ ये हो चुका है। तो हमें 20 बड़ी कंपनियों में लगाना है या अच्छी कंपनियों में लगाना है, चाहे वो मिड कैप या स्मॉल कैप साइज की कंपनी हो। आप स्मॉल कैप का 5 ईयर्स का कोई सा भी रिटर्न उठा के देख लो, निफ्टी का 5 ईयर्स का रिटर्न उठा के देख लो, किसी भी बड़े म्यूचुअल फंड का 5 ईयर्स का उठा के देख लो, तो वहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न ही देखने को मिलता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग 74 था, जो कि अब 73 है। एफआईआई की होल्डिंग 8% था, जो कि अब 7% है, यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हुआ है। डीआई की होल्डिंग 7% पहले हुआ करती थी, जो कि अब डाउन होकर 3.4% है। तो ऐसा नहीं है कि डीआई ने यहाँ पे 4% माल बेचा है, क्योंकि एलआईसी ने यहाँ पे माल बेचा। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि 6% का माल हुआ करता था डीआई के पास, जो कि सितंबर 21 क्वार्टर में केवल 2% रह गया। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि एलआईसी ने होल्डिंग वहाँ से यहाँ पे 4% शिफ्ट करी है। तो अगर आप देखोगे 2 एंड ये 4 लगभग 6% की होल्डिंग है डीआई की आज की रेट में। आज की रेट की बात कर लेते हैं, यानी 3.43% एंड एलआईसी के 3.75, तो जो कि लगभग 7% आता है अगर हम डीआई होल्डिंग की बात करते हैं तो। और यहीं पे पब्लिक में से हम लेस कर देते हैं तो लगभग 12% की होल्डिंग आती है पब्लिक की, जो कि पहले थी 10% की। और डीआई की होल्डिंग अगर हम देखते हैं तो 7% था, जो कि अब लगभग 8% के आसपास है, इंक्लूडिंग एलआईसी होल्डिंग। तो उससे ठीक लगता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने इसको अगर लिया हुआ है लगभग 500, 550 का आपका एवरेज प्राइस है, तो 350-60 के आसपास आप एवरेज कर सकते हो। सेम इस लेवल पे भी कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए रखना पड़ेगा। विप्रो एक हाथी शेयर है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, इसलिए विप्रो मेरे को उतना पसंद भी नहीं आता। इससे पहले एलटीआई एंड एलटीटीएस हमने लिया हुआ था, उसमें हमें नॉमिनल प्रॉफिट हुआ 10%, तो हमने उसको सेल कर दिया। ये 1-2 महीने पुरानी बात है। हालांकि हमारे बेचने के बाद वो बढ़ गया, लेकिन कोई बात नहीं, इट हैपन्स इन मार्केट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना करो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।